Welcome to Curvo of Science. अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिर्ज़ा अक़सम बेग, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पर बच्चे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के दौरान सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट एवोगैड्रोस नंबर है। आज हम डिटेल से इस बात को पढ़ेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, इस टॉपिक में क्या चीजें मेंशन की हुई हैं, और उससे हटकर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, एज यूजुअल हम आज भी बुक में एक एग्जाम्पल कोड है, हम इसको 2 से 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू बात समझेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद अच्छे से अच्छा बन जाए। सबसे पहली बात, एवोगैड्रोस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर हम क्यों कहते हैं? बच्चे याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बच्चे अमेडो एवोगैड्रो। ये एक इटालियन केमिस्ट था बच्चे, एक इटालियन केमिस्ट था, उसका नाम था बच्चे हमारे पास अमेडो एवोगैड्रो नाम था। हमने उसके नाम की बेस क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने ये काम किया था और हमने उसके नाम की बेस पर इसको बच्चे नाम दे दिया एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखेगा। अब दूसरी बात, एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, इस बात को जरा डिटेल से समझेगा। पहली बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूं। आप कॉमनली कहते हैं कि आपके पास अगर 1 दर्जन अंडे हों, सपोज कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं डोजन का, अगर एग के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मैं बोलता हूं कि अगर बच्चे मेरे पास 1 डोजन एग हो तो आप बोलते हो कि हमारे पास 12 अंडे होंगे 1 डोजन के अंदर। अगर मैं बोलता हूं कि बच्चे मेरे पास 2 डोजन है तो आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। अगर बच्चे मैं बोलता हूं मेरे पास 10 है तो बोलोगे सर 10 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर 120 आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हम एक बात बोलते हैं, जैसे 1 दर्जन के अंदर हमारे पास 12 अंडे या 12 केले या 12 ऑरेंजेस होते हैं। इसी तरह बच्चे हम आगे बात करते हैं। जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर हमें अंडों की बात समझ नहीं आई, हमें कोई और एग्जाम्पल दें। तो बच्चे आपका फेवरेट फ्रूट अगर हम बात करें, अगर बनाना की बात कर लें तो वो वहां भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर 1 डोजन है तो बच्चे बोलेंगे कि हमारे पास 12 बनाना है। अगर 2 है तो बच्चे मैं बोलूंगा कि मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 2। हालांकि मैं चाहूं तो मैं यहां पर आपको सिंपली ये बात 24 कह सकता हूं, लेकिन याद रखिएगा जब हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हम यही कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करेंगे, हम बेसिकली ऐसे चलेंगे। तो ये ज़हन रखिएगा बात को, हमने जितने एक में होते हैं दर्जन में हम उसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। सवाल, सर इस एग्जाम्पल का इस टॉपिक के साथ ताल्लुक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास सपोज करें कोई भी सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस में हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास मेजरली 3 चीजें आती हैं। हम या तो एटम्स की बात कर रहे होते हैं, या बच्चे हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड जिसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं, या बच्चे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, सपोज करें अगर उसका एक 1 मोल है तो एवोगैड्रो ने कहा उसके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। उस बात का मतलब क्या है? ये सेम वैसे ही है जिसमें मैंने यहां बोला कि 1 दर्जन में 12 अंडे हैं, तो वो कह रहा है अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल है तो उसके पास 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है, इस बात को जरा समझेगा। सबसे पहली बात मैंने यहां बोला कि वर्ड है सब्सटेंस। अगर आप बोलते हो कि सर सब्सटेंस में बेसिकली हमारे पास 3 चीजें आती हैं, तो उसमें मुझे एक है मेरे पास एलिमेंट जिसको मैं एटम भी कह सकता हूं, दूसरी बच्चे मेरे पास है मॉलिक्यूल, और तीसरी बच्चे मेरे पास है यहां पर फॉर्मूला यूनिट। ये 3 चीजें बच्चे मेरे पास आती हैं। अब मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस नहीं कहता, बल्कि मैं आप स्पेसिफाई कर देता हूं कि कौन सी सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट या एनी एटम है, कार्बन एलिमेंट है, तो बोलूंगा उसके पास 6.022 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर ले, तो बोलूंगा उसके पास 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट है, तो बोलूंगा उसके पास 6.022 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। मतलब क्या बात है? अगर मैं इन तीनों टर्म्स को बार बार बोलूं कि एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं या फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, मैं एक सिंपल वर्ड से बोलता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बुक में उस एग्जांपल एक लाइन कोट की हुई है, वो कहता है एवोगैड्रोस नंबर आर द नंबर ऑफ यूनिट्स
नंबर ऑफ यूनिट्स, या इसके लिए एक अच्छा वर्ड बोल सकते हैं बच्चे आप लोग, हम हायर लेवल में ये वर्ड बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वर्ड बोल सकते हैं। और मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है, या तो एटम हो सकते हैं, या बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, या मॉलिक्यूल होते हैं, या आइंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितने आपके पास यूनिट हैं, चाहे वो एटम के हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल के हैं, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट के हैं, दैट आर कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर, दीज आर कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से हटकर मैं इसको आसान अल्फाज में, ऐसे अल्फाज में डिफाइन करूं कि कोई बंदा इसको ऑब्जेक्ट ना करे, तो बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, याद रखिएगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब याद रखिएगा कि सब्सटेंस की जब मैंने वर्ड बोल दिया तो मैंने तीनों को जनरल लिख दिया, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी होता है, और वो बच्चे मेरे पास फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब एटम मॉलिक्यूल, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि ब्रैकेट में लिख दिया बच्चे यहाँ पर क्या, एटम मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट। अगर किसी भी चीज का आपके पास 1 मोल है तो बोलोगे क्या, इज इक्विवेलेंट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट मतलब कि बराबर होता है टू द 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बच्चे मैंने पहले वर्ड बोला कि पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस या फॉर्मूला यूनिट्स, जो जिसका होगा। मतलब मैंने यहां बोला कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एलिमेंट है तो बोलोगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो बोलोगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप बोलोगे 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट तो मुझे क्या बोलूंगा मैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। या 1 मोल ऑफ एनी आइन, जो कि बुक में मेंशन नहीं है, 1 मोल ऑफ एनी आइन दैट इज इक्विवेलेंट टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आइंस। तो मतलब यहां पर पार्टिकल्स का मतलब जनरली मैंने डिफाइन कर दिया। ये है बच्चे एक ऐसी डेफिनेशन जिसकी बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया इस बात को, और आप इसको पेपर में लिख सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात हम पहले कर लें, फिर हम अपनी एग्जांपल्स पे आएंगे ताकि हम बातों को अच्छी तरह समझें। तो जो एग्जांपल है, पहली बात ये कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। और बच्चे हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 12 दफा कि जिस जगह पर ये ए आता है दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। ये आपने सबस्क्रिप्ट में प्लेस करना है। यहां पर बहुत से बच्चे गलती करके इसको ऊपर लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और बच्चे हमें इस चीज का पता है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। ये एवोगाड्रोस नंबर है, ये वैल्यू है उसकी। और बच्चे ये जो है मेरे पास है Na, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। अब बच्चे अक्सर करते क्या है, यूं लिख देते हैं या यूं लिख देंगे, ये दोनों गलत है हमारे पास। मैंने पहले बोला कि ये n है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। आपने यहां पर a को प्लेस करना है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं हम अपनी एग्जांपल्स के ऊपर। मैं अपनी बुक की एग्जांपल बाद में आऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बने, और मैं ये एग्जांपल कोशिश करूंगा मैं आपसे करवाऊं। ठीक, मैं कहता हूं मैंने रिएक्शन करवाया कार्बन का और ऑक्सीजन का, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, बहुत टेक्निकल पॉइंट, मैंने ये रिएक्शन करवाया है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ एयर कह लें या इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कह लें। एक ऐसी जगह पे रिएक्शन करवाया जहां पर बच्चे मेरे पास जो एयर है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। मैं सपोज कर ले मैंने ओपन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करवा लिया। अब सपोज करें मैंने कार्बन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया इन एक्सेस ऑफ एयर, तो बच्चे मेरे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से बात सुनेगा बच्चे, यहां पर जो कार्बन है वो मेरे पास है एटम की फॉर्म में, जो बच्चे मेरे पास ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। रिमाइंड टॉपिक नंबर 1 वहां डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट्स अपनी इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्टेट्स, ये वही बात है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चे मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। मतलब ये है कि मैं बोलूं कि अगर मैं एक कार्बन एटम को और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब बात को सुनेगा ध्यान से। मैंने तो सपोज करें कि मेरे पास कार्बन का एटम एक है, तो उसको रिक्वायर्ड है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
सिंपल। सेकंड बच्चे अगर हम बात करें तो बोलूंगा अगर सपोज करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में एक एक एटम या मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे। मैं कहता हूं सपोज करें कि अगर 10 करता हूं मैं तो बोलूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर 10 एटम है तो मुझे यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है और यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स मेरे पास बनेंगे किसके बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड के। चलिए 10 भी नहीं है, मैं इसको मजीद इंक्रीज करता हूं। सपोज करें मेरे पास 100 एटम्स हैं किसके, कार्बन के, तो बोलूंगा यहां भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये इंक्रीज करता जाऊं और मैं एक टाइम आता है, मैं सपोज करें, मैं सीधी बात करता हूं एवोगैड्रोस। अगर सपोज करें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो 6.022 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर इतने एटम्स हो कार्बन के तो इतने ही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है किसके लिए बचे, हमारे पास रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। और इतने ही बचे मेरे पास मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। क्योंकि वजह क्या है, वजह ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पे तो 2 है। बच्चे ये O2 दैट कंप्लीट 1 मॉलिक्यूल है, मैं यहां पर एटम नहीं बोल रहा, ये सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। तो O2 एक मॉलिक्यूल है, अगर एक से ज्यादा होते तो यहां पर कुछ ना कुछ लिखा होता, n की वैल्यू कुछ भी होती मेरे पास 3 4, फिर मैं वहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में। ये बात को समझेगा। अब आए अपनी रियल एग्जांपल के ऊपर जो बुक में कोड है। अगर आपको ये बात समझ लगी है तो आपको ये समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहता हूं जी अगर मैं सेम रिएक्शन करवाऊं, अब बच्चे समझ कहते हैं सर आप तो कॉमनली कहते हैं कि जब कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता। बुक में उसने किया हुआ है कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड बनवा दिया। हालांकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास तब बनता है जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे घर के जो बड़े हैं वो कोई अखीर लेवल की सर्दी पड़ रही होती है। जनवरी दिसंबर का मौसम है, हम हीटर लगा के बैठे हुए हैं, बाहर से आते हैं, दादा वो आते हैं या कोई पापा आते हैं, आके द्वारा विंडो ओपन कर देते हैं। हालांकि उनको इस चीज का नहीं आइडिया, बट इनफैक्ट ये होना चाहिए। हवा का क्रॉस जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमरे को बंद करके वहां पर नेचुरल गैस जो कि आप हीटर में यूज करते हैं उसको बर्न कर रहे हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वहां पर लिमिटेड सप्लाई होती है और लिमिटेड सप्लाई की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू होता है। हालांकि बुक को चाहिए था यहां पर कोड करता कि ये कंडीशन कब हमने अप्लाई की, ये कंडीशन तब अप्लाई की जब हमारे पास मुझे क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है या लिमिटेड ऑक्सीजन है। तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जाए इन एक्सेस ऑफ एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर लिमिटेड एयर में करवाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मतलब क्या बात है, बात को जरा समझेगा। सपोज करें बच्चे मैं कहता हूं मेरे पास ये है कार्बन, मैंने इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन गैस के साथ जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो बच्चे मेरे पास बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा इक्वेशन को बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड मतलब इसमें एक ऑक्सीजन है। मैंने पहले बोला कि अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एक ऐसी जगह पर जहां पे हवा लिमिटेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। अब अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहाँ पर मेरे पास एटम कितने हैं इसके, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, 1, तो मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने रिएक्शन करवाया कहां पर, लिमिटेड सप्लाई में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब कार्बन के एटम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कार्बन के एटम 2 हैं और 2 ही किसके हैं, ऑक्सीजन के एटम। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। 2CO कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड ये और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ये। अब बताओ एक कार्बन यहाँ पे एक यहाँ पर, 2 कार्बन के एटम और 2 ही ऑक्सीजन के एटम है, ये मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कार्बन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कार्बन कितने बचे, मेरे पास सिर्फ 1 है, तो मुझे यहाँ पर भी इसको बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा। ये है बच्चे जो बुक में एग्जांपल्स में कोड किया। अब ध्यान से बात सुनेगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि अगर मेरे पास 2 एटम हो कार्बन के, अब 1 नहीं है 2 है, एक मॉलिक्यूल है बच्चे मेरे पास ऑक्सीजन का। अब मैंने मॉलिक्यूल बोला, अगर मैं एटम बोलता तो यहाँ पे मैं 2 लिखता, क्योंकि एटम तो यहाँ पे 2 है, तो मैं मॉलिक्यूल बोलता हूँ सिर्फ 1 है। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। मतलब 2 कार्बन के एटम अगर रिएक्ट करें एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो आपके पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे। अच्छा अगर मैं कहता हूँ किसी केमिकल रिएक्शन में इतनी माइन्यूट क्वांटिटी तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें हम लोग। अगर मैं कहता हूँ मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम्स रिक्वायर्ड होंगे।
यहाँ पे क्या होगा बच्चे 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉलिक्यूल पर रिक्वायर्ड होगा बच्चे मेरे पास, और यहाँ बच्चे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 20 मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, मैं जितना मर्जी इंक्रीज करता जाऊं इनकी रेशियो सेम है। कैसे? यहाँ पर 20 एटम्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये डबल है, ये कार्बन के यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल। तो मतलब कि आप जितना मर्जी इनको इंक्रीज करते जाएं और अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बच्चे मैं इसको 100 करता हूं, अगर मैं मजीद इंक्रीज करता हूं 100 से मल्टीप्लाई कर तो बोलूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम्स। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये 2 कहां से आया, ये 2 यहां से आया। यहां पर भी हमने 1 1 1 1 यूज किया था, क्यों किया था? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कार्बन के एटम 1 थे। सेम सिनेरियो यहाँ पे 2 है तो मैं 2 हर जगह यूज करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा जी। यहाँ पर है जरा, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर तो बोलूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्या बोलूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स बच्चे मेरे पास प्रोड्यूस होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये काम करते रहे, अब 1000 कर लें, 10,000 कर लें। अगर मैं एवोगैड्रो पे पहुंचा तो कितने आइटम्स अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या करूंगा? मैं सिंपली बोलूंगा कि सर 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम्स अगर रिएक्ट करेंगे किसके? कार्बन के, तो मुझे 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है किसके? ऑक्सीजन के, ताकि सब के सब रिएक्ट करें। और बच्चे मेरे पास जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स बच्चे मेरे पास प्रोड्यूस होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब यहां मैंने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आंसर वही आना है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर बच्चे बात की जाएगी तो हमने एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली। अब मैं बोलूं कि मुझे कितना कितना मैस रिक्वायर्ड हो। अब मैस को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका उसने इस टॉपिक में मेंशन किया है, एक तरीका अगर हम फॉर्मली न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। अभी आज के लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जो कि हमारी बुक में इस टॉपिक में मेंशन किया है। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बात को जरा समझेगा। उससे पहले ना एक बात ना बड़ा की वर्ड में बोलूंगा, बात ब्रेक पॉइंट की। एवोगैड्रोस नंबर को ना हम बोलते हैं दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1.661 multiplied by 10 raised to power minus 24 ग्राम। अच्छा, रेसिप्रोकल बोलते हैं इनवर्स को। सर ये वैल्यू कहाँ है? ये वैल्यू देखी शायद लग रही होगी आपको। आपने चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, वहां पर उसने मेंशन किया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67377 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। और मैंने कहा था अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 1.6377 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम आएगा। और मैंने को तब भी कहा था कि ये वैल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ये जो ओरिजिनल वैल्यू है आपको तब भी बताया था जो कितनी है 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 ग्राम है। इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो आपका जो एवोगैड्रोस नंबर है वो AMU का रेसिप्रोकल है, उन दोनों का आपस में रिवर्स है। याद रखिएगा ये बात, बहुत टेक्निकल वर्ड है। अब आए इनके मैसेज के ऊपर। अगर मैं इसका मैस कैलकुलेट करूं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मेरे पास इसके कितने एटम रिक्वायर्ड हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस, बोलूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 रेज़ टू पावर 23। और अगर मैं मैस निकालना चाह रहा हूं तो कार्बन के एटम का जो मैस है, क्योंकि हमने इस टॉपिक में 2 एटम फॉर्मूला यूज किए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मैसेज हम टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। इधर देख लीजिएगा, कार्बन का होता है 12 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। जो बाकी एलिमेंट्स है वो नेक्स्ट टॉपिक जब हम मोलर मैस सीखेंगे, मोलर टॉपिक में, तो हम वहां पे आपको सिखाएंगे बाकी एलिमेंट्स का मोलर मैस निकालना जी। कार्बन का जो मोलर मैस होता है बच्चे वो होता है हमारे पास 12 AMU। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो बच्चे ये बिल्कुल आप लोगों ने करना क्या है, ये AMU को एवोगैड्रो से इग्नोर कर देना, कैंसिल कर देना। ये बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे आपको आपका दोस्त इग्नोर करता है, और आपका बच्चे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 24 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आपके इतने आइटम्स हैं तो आपके पास 24 ग्राम आपको रिक्वायर्ड है। कितना? 24 ग्राम।
अच्छा, मैंने ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने AMU को और एवोगैड्रो को क्यों कट किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1.661 10 raised to power -24 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, ये बहुत से टीचर्स भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि AMU और एवोगैड्रोस नंबर आपस में रेसिप्रोकल हैं, इसलिए मैंने एवोगैड्रो को AMU से कैंसिल कर दिया। आंसर अगर 24 ग्राम। अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूं तो बोलूंगा कि मेरे पास यहां पर किसके कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। अब बोलोगे सर 6.022 10 raised to power 23, और ये कितने थे, मल्टीपल 1 था तो मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था। ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16। अब यहां पर एटम कितने हैं, 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 32 ग्राम, सॉरी 32 AMU। हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो 32 AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, हम बात पहले कर चुके हैं। फिर वही बात दोबारा कि एवोगैड्रो को बच्चे आप लोगों ने AMU से कर देना, बच्चे क्या कैंसिल आउट कर देना है। आपके पास आंसर अगेन बच्चे कितना आया, 32 ग्राम। 32 ग्राम मतलब कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों ऑक्सीजन के, उनका जो मास है जो कितना है 32 ग्राम है। और बच्चे अगर मैं यहाँ पर सेम सिनेरियो यहाँ पे कॉपी करूँ तो बोलूंगा यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 raised to power 23 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का बच्चे मैथ होता है हमारे पास कितना बच्चे, कार्बन का होता है बच्चे हमारे पास कितना 12, और ऑक्सीजन होता है हमारे पास कितना 16, तो आंसर आएगा कितना 28 AMU का मास है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो मल्टीप्लाई बाय 28। और बच्चे अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर आएगा, सर ये AMU था तो AMU बच्चे वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और बच्चे मेरे पास जो आंसर आया वो आया 56 ग्राम। 56 ग्राम। अब यहाँ पर बच्चे तो सोच रहे होंगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 जो है हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, वो साथ में यहाँ पर आ गया, तो पहले ही ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, हम दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल वर्ड्स कि अगर मैं इतने मॉलिक्यूल्स यूज करूंगा तो मेरे पास बच्चे प्रोड्यूस होंगे जिसका उनका मास इतने ग्राम होगा, 56 ग्राम। और एक आखिरी बात, हमने कहा था कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के दौरान आपका जो मास है वो कंजर्व रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आइए आज इस बात को प्रूफ करते हैं। आपने कहा 24 ग्राम प्लस 32 ग्राम अगर रिएक्ट करे तो आपके पास 56 ग्राम प्रोड्यूस होगा। जमा कर लिया 500 भैया, कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्रा चीज प्रोड्यूस नहीं, आपका मास जो है वो कंजर्व रहा। एक छोटी सी असाइनमेंट, जैसे आपको हर लेक्चर के इलाज पर एक छोटी सी असाइनमेंट में देता हूँ, आज के लेक्चर के लिए आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इस रिएक्शन के लिए कंडीशन सारी मेंशन कर दी हुई मैंने, आपने इनके मैसेज इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं और चेक करना है क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को ओबे करते हैं या नहीं करते। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस लेक्चर के तमाम कॉन्सेप्ट समझ लग गए होंगे, और अगर आपको कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट पर्सनली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.